नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज बराक ओबामा का 3 दिवसीय भारत दौरे का आगाज हो चुका है और ये आगाज काफी शानदार देखने को मिला। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़ करके बराक ओबामा को रिसीव करने पहुंचे, दोनों आपस में गले मिलते हुए दिखाई दिए। जो शुरुआत में ही जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा ये आपसी रिश्तों की मजबूती और ज़्यादा बेहतर दिखाई देने लगी। आपको बता दें कि आज बराक ओबामा के पहुंचने के बाद राष्ट्रपति भवन में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजघाट पहुंचे वो, राजघाट में वहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद हैदराबाद हाउस के अंदर भी पहुंचे। वहां पर प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई, तमाम चीज़ों पर समझौते हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली, जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली है आज बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की, वो भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प देखने को मिली। चलिए, हमारे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिलीप के सिंह मौजूद हैं, हमारे ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज दिन भर आप हैदराबाद हाउस में रहे, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? तमाम बयान भी जारी हुए, लेकिन आज जिस तरीके जो आगाज हुआ है इस दौरे का, आप कैसे देख रहे हैं इसे? कई पहलू हैं विपुल, अगर इस दौरे को हम देखें। एक तो सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार कोई गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि बन के आए हैं और आने के साथ ही उन्होंने जिस तरह से एक बदलाव देखने को मिला है। जब हम एयरपोर्ट पे नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे प्रोटोकॉल तोड़ के उनको रिसीव करने गए और वहाँ का जो नज़ारा था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और ओबामा गले मिले, ऐसा लग रहा था कि ये कोई दो मुल्कों में पहली बार रिश्ते का जो रिश्ता है वो कायम नहीं हो रहा है, बल्कि कोई पुराना रिश्ता है। एक गर्माहट उसमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा राष्ट्रपति भवन गए, जहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके अलावा फिर वो राजघाट गए। राजघाट का दृश्य आपने देखा, तमाम लोगों ने देखा है, आप भी दिखा रहे हैं लगातार। और फिर वो हैदराबाद हाउस आए। हैदराबाद हाउस में आने के बाद लंच के बाद जिस तरह दोनों नेताओं ने बिल्कुल अकेले में वहाँ हैदराबाद के हाउस के लॉन में जैसे अकेले उन्होंने पहले वॉक किया, फिर वॉक द टॉक जिसे हम कह रहे हैं, वॉक करने के बाद वो फिर चाय के प्याली पे एक दूसरे को चाय का प्याली ऑफर किए, चाय पे चर्चा की। फिर उसके बाद वो कहीं उठ के वॉक किए और फिर उसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे को कुछ समझाने का प्रयास किया, जिसकी तस्वीरें लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रही है। उसके बाद कई जो 3 बजे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना था वो काफ़ी देर से शुरू हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें कही गई है, अगर इन तमाम चीज़ों को सवेरे से लेके और हैदराबाद हाउस और फिर शाम का जो डिनर है, इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो एक बात बहुत साफ नज़र आता है। जो भारत में जो राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो दौरा है भारत का, ये कई मायनों में पिछले तमाम दौरे से बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत इस वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब बातचीत कर रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ नेता भारत के तरफ से राष्ट्रपति या अमेरिका से बातचीत कर रहा है। उनके आत्मविश्वास को अगर आप देखना हो तो उन तमाम तस्वीरों को देख लें, जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर जब वो उनको रिसीव करने गए हैं, तब से लेके और आखिरी फ्रेम तक अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए जोश के साथ, भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री दिख रहा है जो अमेरिका से उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जिससे भारत की तरक्की होगा, जिससे भारत दुनिया भर में जो अपनी पहचान है, जो उनका गौरव है, जो चीज़ भारत दुनिया कहता है 21वीं सदी भारत का है। तो मुझे लगता है ये एक तरफ तो ऐतिहासिक दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति का है, जो भारत के संदर्भ में देखा जा रहा है कि भारत के एक राष्ट्रपति जो 2 बार अपने टर्म में भारत आए हैं, और दूसरी तरफ पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि बनकर शामिल होने जा रहे हैं। और दोनों चीज़ों के बीच में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो एनर्जी को लेके हो, चाहे सुरक्षा को लेके हो, चाहे रक्षा को लेके हो, चाहे क्लाइमेट चेंज को लेके हो, या फिर काउंटर टेररिज्म मेजर्स को लेके हो, चाहे ग्लोबल पीस को लेके हो, ये तमाम ऐसे चीजें हैं जहां से भारत का कि जो यात्रा है 21वीं सदी के तरफ की, 21वीं सदी भारत का है, इसको मैं इसका आगाज इसको भी मानता हूं मैं विपुल। आपसे भी जानना चाहेंगे, हालांकि तमाम हल्के लम्हे भी देखने को मिले, जिस तरीके से
मुस्कुरा रहे थे, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन ओबामा ने अपनी स्पीच के दौरान जो साझा प्रेस वार्ता थी उसमें एक बात कही कि रिश्ते एक दिन में नहीं बनते हैं, उसमें समय लगता है। तो क्या एक तरीके का ये भी कहना इस वजह से कहा गया ताकि जो आप बहुत हाइप देखने को मिल रही थी कि शायद इस बार आने के बाद तमाम बड़े समझौते हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तो क्या इसको थोड़ा ईज करने के लिए ये बात कही गई कि चीज़ों को होने में समय लगता है, एक रात में तस्वीर नहीं बदलेगी? नहीं, ये एक प्रैक्टिक जो कोई भी नेतृत्व जो चीज़ों को अपनी तरह से देखता है उसमें बहुत वो कॉशियस होकर चीज़ों को आगे बढ़ाता है। भारत और अमेरिका का रिश्ता जिस तरह का रहा है और जिस तरह से भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में इस वक्त भी जब हम बातचीत कर रहे हैं, जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में है, अगर हम सही मायने में विश्लेषण करें तो अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी है जिसको करना बाकी है। अगर दोनों देशों के संबंध को आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, एक ऐसे लेवल पे जहां विश्वास हो, जहां भरोसा हो, जहां एक दूसरे के लिए एक दोनों के बीच में विश्वास कायम हो, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये अभी तक नहीं था। इसको उस लेवल पे ले जाने की तैयारी है। उस तैयारी जब आप करते हैं ले जाने के लिए तो कई सारे आपको अपने जो अपनी सोच में, अपने समझ में, उसको जो आप उसको एक्शन पॉइंट में, तमाम चीज़ों में आपको तब्दीली लानी पड़ती है। और भारत इस वक्त कम से कम अगर हम देखते हैं कि अगर हम भारत और अमेरिका के बीच के खास करके जो इस क्षेत्र में, एशिया में, साउथ एशिया में जो स्थिति है, खास करके जैसा मैं पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर चीन को देखें या फिर अगर हम चीन के साथ साथ मिडिल ईस्ट को देखें तो भारत और अमेरिका की जो नीति है, जो सोच है, वो एक समान सा दिखता है। लेकिन जब यह मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ता है तो चीजें बिल्कुल, सोच भी बदल जाती है और दृष्टिकोण भी, नजरिया भी बदल जा रहा है। तो मुझे लगता है उनको पाटने का भी प्रयास हो रहा है, जिसकी कोशिश की गई है। आज जब बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मीडिया से जब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने इस बात की चर्चा की किस तरह से अफगानिस्तान में भारत की भूमिका होगी, इस बात को लेकर भी चर्चा हुई, किस तरह से आतंकवाद को लेकर दोनों मुल्कों की लड़ाई आगे बढ़ेगी, इसकी भी चर्चा की, किस तरह से जो एशिया पैसिफिक की जो बात की गई, जो पैसिफिक ओशन में जो बात की गई, इन तमाम चीज़ों पे जो बात हुई है, तो कहीं ना कहीं संकेत मिले हैं दोनों मुल्कों की तरफ से कि दोनों मुल्क जो है अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए जुटे हुए भी हैं और उसमें कामयाबी भी मिली है। लेकिन अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा बहुत कुछ करना बाकी है, ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इट्स नॉट एन ओवरनाइट, जो पूरे एक दिन में कुछ चीजें नहीं बदलती हैं, बदलने में चीजों का समय लगता है। तो मुझे लगता है वो एक्शन पॉइंट, जो मीटिंग पॉइंट्स हैं दोनों मुल्कों के बीच में, जो दोनों देशों के बीच में, दोनों नेतृत्व के बीच में, दोनों जो दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया के, सबसे एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक यंग डेमोक्रेसी है, इस दोनों लोकतंत्र के बीच में जो रिश्ते बनने की जो शुरुआत हुई है, इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये वो मुल्क नहीं है जहां के किसी तरह का निर्णय कोई नेता ले ले और वो चाहे वो अमेरिका हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो मुझे लगता है अमेरिका और हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है, उस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, और प्लस ऑल्सो वेट एंड वॉच, एक नीति होती है कि आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपने हमसे जो बात की है, जिस बातचीत की शुरुआत की है, वो भी हमारे लिए अहम है, लेकिन जो काम करना है हमें दोनों को मिलके, उसमें हम लोग कितना आगे बढ़ते हैं। तो उसमें भारत की भी अपेक्षाएं हैं और डेफिनेटली अमेरिका की भी उम्मीदें होंगी भारत से। और ये दोनों जो चीजें हैं, जब तक एक मीटिंग ग्राउंड पे, मीटिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता है, तब तक चीजें बहुत आगे नहीं बढ़ती बिल्कुल। एक बात हमने देखा कि आज दोनों लोग जब ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक सवाल, जब आखिरी सवाल उनसे पूछा गया तो थोड़ा चुटीले अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि कुछ बातें पर्दे में रहने दीजिए। बराक ओबामा ने कहा कि वो जो है नरेंद्र मोदी उनसे कम सोते हैं, ये दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन एक असमानता है कि नरेंद्र मोदी सोते कम हैं। कहे लेकिन उसका वजह ये हो सकती है कि वो अभी सत्ता में नए हैं, मेरी तरह 6 साल का अनुभव हो जाएगा तो शायद वो भी ज़्यादा सोने लगे। तो ये जो एक पर्सनल टच जो देखने को मिला है, ये आपको लग रहा है कि ये दोनों देशों को, क्योंकि लीडरशिप में जब इतनी अच्छी मित्रता हो कि इस तरीके की पर्सनल बातें इस तरह से पहले हमने सुनी नहीं थी, ये किस तरह का संकेत दे रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी के तरफ से जितने भी, खास करके कूटनीतिक स्तर पे विदेश नीति को लेके जितने भी प्रयास हुए हैं, वो अपने आप में आप अगर देखें तो वो तमाम जो अब तक जितने भी तरह की कोशिशें हुई हैं,
उससे अलग हटके, लीक से अलग हटके नरेंद्र मोदी अपने वो लाइन बना के उस पर चल रहे हैं। तमाम मुल्कों से, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो, चाहे दुनिया का कोई और मुल्क हो, उनसे जो वो रिश्ते कायम करने में जुटे हुए हैं इस वक्त, उनकी कोशिश ये है कि उन रिश्तों में एक उनका अपना जो नेतृत्व, उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, उनका जो अपना एक व्यक्तिगत चरित्र है, उनका जो व्यक्तित्व है, इन तमाम चीज़ों का वो अपने इस चीज़ पे छाप छोड़ना चाहते हैं। भारत में हम याद करें, अगर नेहरू की जो लोकप्रियता थी, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, उनका जो चरित्र था, व्यक्तित्व था, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो उसी तरफ एक अपनी शैली से, वो मोदी जैसे कहते हैं नेहरूवियन पॉलिसी, डिप्लोमेसी जो कहते थे, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी अपने लिए एक अपना वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपना रास्ता वो बना रहे हैं। और आप जब उनको देखेंगे कि नेपाल में जब गए, भूटान में जब गए, अमेरिका जब गए, ऑस्ट्रेलिया जब गए, जब ब्रिक्स नेशन में गए, जहां भी वो गए हैं, वहां पे तमाम देश के नेताओं के साथ, वहां की जनता के साथ, दोनों के साथ, ये नहीं कि सिर्फ जो राजनयिक स्तर पे बातचीत हो रही है या डेलीगेशन लेवल बातचीत हो रही है, वहां तक वो अपने आप को सीमित नहीं रखते हैं। वो अपनी इन चीजों को लोगों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, वहां के नेताओं से आपस में जुड़ने का भी प्रयास करते हैं। और इस दोनों प्रयासों को अगर आप देखेंगे तो उसमें वो बिल्कुल सफलतापूर्वक इस काम को वो कर रहे हैं। चाहे अमेरिका का दौरा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो, चाहे कहीं नेपाल का दौरा हो, उन्होंने भारत और नेपाल के बारे में, भारत और भूटान के जो संबंध है, भारत और अमेरिकी जो संबंध है, उसको बिल्कुल एक था ऑफिशियल डिप्लोमेसी, उससे बाहर निकाल करके वो अपने व्यक्तित्व को भी और साथ में साथ भारत की जनता के साथ, भारत के लोगों के साथ, उन मुल्कों के लोगों की को जोड़ते हैं, ताकि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ऑफिस और कागज, जैसा उन्होंने कहा कि कॉमा, फुल स्टॉप, इस चीज से सिर्फ नहीं चलता है। अगर आपने उनका आखिरी वाक्य सुना हो तो ये वो साफ दर्शाता है कि वो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो सोच थी डिप्लोमेसी की, उसको वो रीराइट कर रहे हैं, उसको एक तरह से वो दोबारा लिख रहे हैं, अपने शैली में लिख रहे हैं। वो उनकी शैली जो है विदेश नीति का, उनकी जो डिप्लोमेसी का जो उनकी शैली है, वो बाकी से अलग है। इस बात को अब वो, अगर हम एक पूरे पीछे 10 साल जाएं, 15 साल जाएं, 20 साल जाएं, 25-30 साल जाएं, और भारत की विदेश नीति की यात्रा को अगर हम देखें, तो ऐसे कई पड़ाव आए हैं जब नेताओं का अपना व्यक्तित्व जो है डिप्लोमेसी पे भारी भी रहा है और हावी भी रहा है। जी चलिए दिलीप जी, इस बीच जरा अपने दर्शकों को हम जरा वो जो आज हैदराबाद हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो साझा वार्ता हुई, क्या कुछ उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, आइए जरा पहले अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। Ladies and gentlemen, friends, I welcome you to this media interaction. We will begin with opening remarks by the two leaders, following which they have consented to respond to one question each. I now request the Prime Minister of India to make his opening remarks. Mr. President and members of the media, it is a great pleasure and privilege to welcome back President Obama and the First Lady in India. Mr. President, we are honored that you accepted our invitation to be the chief guest of our Republic Day. And I know how busy you are. It is special because on this day we celebrate the values shared by the world's two largest democracies. We are also the first United States President to visit India twice in office. It reflects the transformation in our relationship. It shows your deep personal commitment
to this partnership. It tells us that our two nations are prepared to step forward firmly to accept the responsibility of this global partnership for our two countries and for shaping the character of this century. The promise and potential of this relationship has never been in doubt. This is a natural global partnership. It has become even more relevant in the digital age. It is needed even more in our world for far-reaching changing and widespread turmoil. The success of this partnership is important for our progress and for advancing peace, stability, and prosperity around the world. From the turn of this century, we have begun transforming our relationship, but we have to convert a good start into lasting progress. This requires translating our vision into sustained action and concrete achievements. Mr. President, in the last few months, I see new excitement and confidence in this relationship. I see renewed energy in our engagement. Thank you for your leadership and for setting the tone last September when I visited White House. The civil nuclear agreement was the centerpiece of our transformed relationship, which demonstrated new trust. It also created a new economic opportunities and expanded our option for clean energy. In the course of the past 4 months, we have worked with a sense of purpose to move it forward. I am pleased that 6 years after we signed our bilateral agreement, we are moving towards commercial cooperation. Consistent with our law, our international legal obligations, and technical and commercial viability. President Obama has also assured me of strong US efforts in support of India's full membership of the 4 international export control regimes at earliest. Today, we also decided to take up our growing defense cooperation to the new level. We have agreed in principle to pursue co-development and co-production of specific advanced defense projects. This will help upgrade our domestic defense industry and expand the manufacturing sector in India. We will also explore cooperation in the area of advanced defense technologies. We have renewed our defense framework agreement. We will deepen our cooperation on maritime security. Terrorism remains a principal global threat. It is taking on a new character even as existing challenges persist. We agreed that we need a comprehensive global strategy and approach to combat with it. There should be no distinction between terrorist groups. Every country must fulfill
its commitment to eliminate terrorists, safe havens, and bring terrorists to justice. Our two countries will deepen our bilateral security cooperation against terrorist groups, and we will further enhance our counter-terrorism capabilities, including in the area of technology. President Obama and I agree that a strong and growing economic relationship is vital for the success of our strategic partnership. Economic growth in our two countries is becoming stronger. Our business climate is improving. This gives me a great optimism about our economic ties. In addition, we have established a number of effective bilateral mechanisms to identify opportunities and also help our business, trade and investment more. We will also resume our dialogue on bilateral investment treaty. We will also restart discussions on social security agreement that is so important for the hundreds of thousands of Indian professionals working in the United States. For President Obama and me, clean and renewable energy is a personal and national priority. We discuss our ambition, national efforts, and goals to increase the use of clean and renewable energy. We also agreed to further enhance our excellent and innovative partnership in this area. I asked him to lead international efforts in making renewable energy more accessible and affordable to the world. President and I expressed hope for a successful Paris Conference on climate change this year. We will continue to deepen our collaboration in science and technology, innovation, agriculture, health, education, and skills. These are central to the future of our two countries and also give us an opportunity to help others around the world. Indeed, our strategic partnership will only be complete if we assume our responsibility to work together to promote development and connectivity in our vast region. President Obama and I agreed to pursue this goal with sense of priority. President and I had an excellent discussion on global and regional issues. In particularly, we renewed our commitment to deepen our cooperation to advance peace, stability, prosperity in Asia, Pacific and Indian Ocean region, which is critical for the future of our two countries and the destiny of this world. We will also work closely to help Afghanistan through its transition. Our relationship stands at a new level today. We have outlined a broad vision for our friendship and cooperation that reflects the opportunities and challenges of the century. As Lord Buddha said, noble friends and companions are the whole of the holy life. We have decided to give this critical partnership a new thrust and sustained attention. For this, we have agreed that India and United States must regular summits at greater frequency, and we also established hotlines between myself and Barack and our national security advisors. At the beginning of this year, we start a new journey. Let me welcome you once again, Mr. President. It is a great pleasure
to have you with us. Thank you very much. Thanks a lot. चलिए फिलहाल घटना चक्र में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।